नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम्स में आपका स्वागत करता हूं। आज देखिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता थ्योरी की क्लास देखते हैं। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं इतिहास के बारे में। हम लोग किसके बारे में जानते हैं? इतिहास। इतिहास क्या है? अतीत, जो पूर्व में घटनाएं हुई, पूर्व में घटित घटनाओं का का अध्ययन, ये क्या कहलाता है? हमारा इतिहास कहलाता है। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक की अगर हम बात करें तो इतिहास के जनक किसे कहते हैं? इतिहास का जनक हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 484 बीसी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु इनकी 425 बीसी। कहाँ के ये रहने वाले थे? तो ये यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के भैया रहने वाले थे? ये रहने वाले थे यूनान के। कहाँ के थे भैया? यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। अब हम टाइम पीरियड के बारे में समझ लेते हैं कि टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है। तो हम टाइम पीरियड के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जीरो वर्ष, हमने माना कहाँ से माना? कि ईसा मसीह के जन्म से। कहाँ से? ईसा मसीह के जन्म से। अगर ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, पहले की अगर हम लोग बात करें, कहाँ की? पहले की अगर हम लोग बात करें तो 326 बीसी में कौन आया था? सिकंदर आया था भारत में। कब? 326 बीसी। अगर इसी प्रकार 563 बीसी में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ गए। अगर हम बात करें 1857 ईस्वी में क्या हुआ था? हमारी जो है 1857 की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 1947 में क्या हुआ? देश आजाद हुआ। क्या हुआ? देश आजाद हुआ। ठीक है, इतनी बात हम लोग क्लियर समझ गए। वहीं 2021 ईस्वी, इसी के बाद 2000, अभी क्या चल रही? 26 एडी ईस्वी चल रही। इतनी बात हम लोग क्लियर कर चुके हैं यहाँ तक। आइए आगे नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं इतिहास। इतिहास के जो पार्ट, मतलब इतिहास को तीन भागों में हम लोग बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लेते हैं हम लोग? तीन भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से भाग? अगर हम बात करें, पहला कौन सा हमारा भाग होता है? पहला हमारा भाग है, कौन सा भाग है भाई? पहला हमारा भाग है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है भैया? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा है हमारा? आद्य ऐतिहासिक काल है। तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा कौन सा हमारा? ऐतिहासिक काल में हम तीन भागों में बांट लिया। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा इतिहास है भाई, देखो, अगर प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? एक ऐसा काल जिसमें साक्ष्य तो मिले हैं। क्या मिले हैं? साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। साक्ष्य का मतलब क्या होता है? जैसे कि सिक्के मिल जाए हमें। क्या? सिक्के या मूर्तियां, मूर्तियां ऐसी चीज, या शिलालेख, कोई शिलालेख, ये सब हमें इतिहास से मिलते हैं। उसी के आधार पे हम लोगों को जानकारी मिलती है। इतनी बात हम लोग समझ। यहाँ साक्ष्य तो मिले हम लोगों को। क्या मिले? साक्ष्य तो मिले, लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। जौन से काल में साक्ष्य मिले और कोई लिखित प्रमाण ना मिले, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आइए आगे हम जानते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा काल हुआ जिसमें हमें साक्ष्य भी मिले और लिखित प्रमाण भी मिले? अब ये क्या मतलब हुआ कि मतलब साक्ष्य भी मिल गए, लिखित प्रमाण भी मिले, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। आज दिन तक उस लिपि को कोई पढ़ नहीं सका। उस काल को हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो दो बात हमने जान ली, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। अब हम लोग जानते हैं ऐतिहासिक काल के बारे में। अब ऐतिहासिक काल कौन सा काल होता है जिसमें हमें साक्ष्य मिले, लिखित प्रमाण भी मिले। साक्ष्य के साथ साथ क्या मिला? लिखित प्रमाण भी मिला, और उसे पढ़ा भी गया। क्या किया गया? उसे पढ़ा भी गया। कैसे पढ़ा गया? अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसे पढ़ा गया? पढ़ने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप समझिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को विजुअल हो रहा होगा कुछ। देखो दिखाई दे रहा है अशोक के अभिलेख। देखो
यहाँ पे अशोक के अभिलेख पढ़े गए। कौन से अभिलेख पढ़े गए? अशोक के अभिलेख पढ़े जा सके। कब पढ़े गए, किसने पढ़े, ये भी हम लोग जान लेते हैं। अशोक के अभिलेख, देखो ये अशोक के जो अभिलेख हैं उन्हें पढ़ा गया। कब पढ़ा गया, ये बात भी हम लोग जान लेते हैं। ये 1837 में, कब? 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए। कब? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े भी गए। इतनी बात हम लोग समझ गए। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें साक्ष्य मिले लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें साक्ष्य मिले, लिखित प्रमाण भी मिला लेकिन पढ़े नहीं जा सके। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें साक्ष्य मिले, लिखित प्रमाण भी मिले, पढ़ा भी गया, जैसे कि अशोक के अभिलेख 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े। आगे अब हम बात कर लेते हैं इसी में जो हमारा ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांट लिया हम लोगों ने? 3 भागों में बांट लिया। प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांट लिया हम लोगों ने? 3 भागों में। कौन कौन से? एक तो पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा हमारा कौन सा हो गया? नवपाषाण काल। 3 भागों में हमने इसे बांट लिया। कौन कौन से में? 3 भागों में बांटा भैया हम लोगों ने। इसे बांट लिया हम लोगों ने ऐतिहासिक काल। इतनी बात हम लोग समझ गए यहां तक। इतिहास को जो पुरापाषाण काल में बांट लिया, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कि जो हमारा भैया क्या है? पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण काल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पुरापाषाण काल उस काल को कहते हैं, देखिए इसका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड हमारा 30,000 बीसी। क्या? 30,000 बीसी। कब से मानते हैं इसे हम? 30,000 बीसी से। मतलब 30,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी। यहीं पे 30,000 की जगह अज्ञात भी हम मान लेते हैं कि अज्ञात से लेके 10,000 बीसी तक का जो भी काल रहा है उस काल को हम लोग क्या मानते हैं? उस काल को हम लोग पुरापाषाण काल मानते हैं। इतनी बात हम लोग जान चुके। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। यहां तक जब कोई समस्या नहीं है तो आगे हम लोग जान लेते हैं मध्यपाषाण काल के बारे में। किसके बारे में जान लेते हैं हम लोग? किसके बारे में हम लोग जान लेते हैं? यहां हम लोग जान लेते हैं मध्यपाषाण काल के बारे में। तो मध्यपाषाण काल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल का कौन सा काल माना जाता है? तो मध्यपाषाण काल का जो समय पीरियड है वो 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक का माना जाता है। कितना? 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक का। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं पत्थर का प्रयोग। किसका? पुरापाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? पत्थर का प्रयोग किया। इतनी बात हम लोग यहां तक समझ गए कि पत्थर का प्रयोग किया। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि गुफा में रहता था मनुष्य। जो पुरापाषाण काल था उस काल में गुफा में रहता था। किसमें रहता था भैया? गुफा में रहता था। यहीं पे आग के बारे में आदमी पुरापाषाण काल में ही आग के बारे में जान गया, खोजा आग को। और इसकी खोज मतलब इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? इसके साक्ष्य मिलते हैं चौपर चौमिंग पेगोल से। कहां से मिलते हैं? चौपर पेगोल से मिलते हैं। इतनी बात क्लियर। और पुरापाषाण काल में ही चित्रकारी की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? चित्रकारी की शुरुआत की गई। अब चित्रकारी की शुरुआत की गई तो इसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? तो इसके साक्ष्य हमें भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं। कहां से भैया मिलते हैं? भीमबेटकाओं की गुफाओं से। इसे खोजा किसने? खोजा किसने ये भी तो हम जान ले। वी.एस. वाडकर ने। किसने? वी.एस. वाडकर ने। ठीक है, इतनी बात हम लोग क्लियर है। आगे हम लोग जान लेते हैं मध्यपाषाण काल के बारे में। मध्यपाषाण काल में मनुष्य क्या करता था? भाई पुरापाषाण काल में पत्थर का प्रयोग करता था। जो औजार थे वो पत्थर के बनाता था, गुफाओं में रहता था। आग के बारे में जान लिया, चित्रकारी शुरुआत हुई। अब देखिए क्या हम करते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में मनुष्य ने शिकार प्रारंभ किया। क्या किया? शिकार प्रारंभ किया। इतनी बात हम लोग क्लियर समझ गए यहां तक कि शिकार प्रारंभ। यहीं पे अब पहले पत्थर का प्रयोग मनुष्य ने किया, उसके बाद उसने थोड़ा मॉडिफाइड होते गया।
तो तीर कमान का आविष्कार कर लिया। क्या कर लिया भैया? तीर कमान का आविष्कार कर लिया। अब इससे शिकार करने में भाई पहले तो पत्थर फेंक के मारते थे, नहीं भाई शिकार नहीं कर पाते थे। फिर क्या हुआ? तीर कमान से दूर है जानवर, उसे का भी शिकार कर सकते थे, इसलिए तीर कमान का आविष्कार हो गया। कहाँ हो गया? मध्य पाषाण काल में। फिर इसी काल में इन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया। हाँ, इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और कहां से मिलते हैं? वागौर राजस्थान से। इतनी बात हम लोग क्लियर। अब पालतू पशु, पहला पालतू पशु की अगर हम बात करें तो पहला पालतू पशु कौन सा है भैया? तो पहला पालतू पशु है हमारा कुत्ता। अगर हम सेकंड की बात यहीं पे कर लें तो सेकंड है घोड़ा। इतनी बात यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नव पाषाण काल। अब कौन सा काल आ गया भैया? नव पाषाण काल आ गया। कौन सा आ गया? नव पाषाण काल। वहां पे हमने देखा समय, अब यहाँ पे समय पीरियड क्या है? 4000 बीसी से 2500 बीसी। यहीं पे पुरा पाषाण काल में क्या समय था? पुरा पाषाण का अज्ञात से लेके हमने कब तक माना था? 10,000 बीसी तक माना था। वहीं पे मध्य पाषाण काल का फिर हमने कितना मान लिया था? तो मध्य पाषाण काल का हम लोगों ने टाइम पीरियड माना 10,000 से लेके 4000 बीसी तक। यहीं पे अब नव पाषाण काल का कितना टाइम हो गया? 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। इतनी बात क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब नव पाषाण काल में क्या हुआ? कृषि करना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य ने क्या किया? कृषि करना प्रारंभ कर दिया। यहीं पे पूजा भी करना सीख गया, इसका भी प्रारंभ कर दिया, कृषि का भी प्रारंभ कर दिया। हड्डी से बने हथियार, हड्डियों के हथियार बनाने, पहले किसके? पत्थर के हथियार बनाते थे, अब किसके बनाने ले? हड्डियों के हथियार बनाने लगे। हड्डियों के हथियार के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? बिहार से। और पहिए का आविष्कार, सबसे बड़ा आविष्कार जो हुआ वो पहिए का आविष्कार हुआ नव पाषाण काल में। अब इससे क्या हुआ? आदमी बर्तन बनाना सीख गया भाई। चाक पहिए से ही बर्तन बनाने लगा। पहिए से आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, क्योंकि जब हमें और बहुत सारे नए नए इसमें काम होने लगे। अब कृषि की बात करें तो कृषि होने लगी, तो कृषि के हमें कहां से साक्ष्य मिलते हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलते हैं। कहां से? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। अब पहले कृषि की जो साक्ष्य है वो गेहूं सबसे पहली फसल है, और दूसरी कौन सी है? जौ। कभी कभार गेहूं भी पूछ लेता है और जौ के बारे में भी पूछ लेता है। मेहरगढ़ पाकिस्तान से कहां से कृषि के साक्ष्य मिले। नवीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें? चावल की भूसी के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? चावल की भूसी के साक्ष्य हमें लोहरा देव से मिलते हैं। कहां से? लोहरा देव से नवीनतम खोज है ये। नवीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? सबसे पहले के ये नवीनतम साक्ष्य है जो सबसे पहले खोजा गया, वो लोहरा देव संत कबीर नगर से मिले थे। तांबे की खोज हो गई, इसी में क्या होगी? तांबे की खोज भी हो गई। क्या होगी? तांबे की खोज हो गई। कब? नव पाषाण काल में। शिल्प का प्रयोग करने लगा। किसका? शिल्प का प्रयोग। धान की खेती के साक्ष्य का प्रारंभ, मतलब धान की खेती के साक्ष्य कहां से मिले? वो मिले हमें साक्ष्य कोलडीबा प्रयागराज से। कहां से? कोलडीबा प्रयागराज से धान की खेती या धान की भूसी के साक्ष्य मिले हमें कोलडीबा राजस्थान प्रयागराज से। इतनी बात क्लियर? आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव विकास। मानव का विकास कैसे हुआ है, इस बात पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो मानव का विकास है वो किस प्रकार से हुआ? देखो, सबसे पहले मानव जो देखा गया वो दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के नाम से जाना गया। इसके बाद इसका आगे और थोड़ा इन्वेंशन हुआ, मतलब थोड़ा मॉडिफाइड होने लगा। फिर ये जावा मानव मिला। कहाँ? जावा द्वीप पे। पीकिंग मानव कहाँ पहुंचा? चीन में। नियंडरथल कहाँ पे मिला? जर्मनी में। क्रोमैग्नोन कहाँ से? फ्रांस से हमें प्राप्त हुआ। कहाँ से? फ्रांस से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं क्रोमैग्नोन के। अब यही आधुनिक अगर मानव की बात करें तो आधुनिक मानव कहाँ का है? ये 3600 बीसी का है। कब का है? 3600 बीसी का, 36,000 बीसी का है, जो पामीर के पठार से इसके साक्ष्य मिलते हैं। कहां से? पामीर के पठार से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। यहां तक किसी को कोई समस्या? यहाँ कहां से मिले? पामीर के पठार से। अब चार्ल्स डार्विन, विकास सिद्धांत, मानव विकास सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया। कौन सा? मानव विकास सिद्धांत दिया।
इतनी बात यहाँ तक क्लियर। चार्ल्स जो डार्विन थे वो कौन से जहाज से भ्रमण किया था? तो बीगल जहाज से। कौन से जहाज से भाई? बीगल जहाज से। कौन से जहाज से? बीगल जहाज से इन्होंने भ्रमण किया। इन्होंने फर्स्ट बुक जो लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक कब इन्होंने लिखी थी? इनकी कई बार बुक पूछी गई है कि चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक कब लिखी गई? तो ये पुस्तक लिखी गई 1859 में। इन्होंने सेकंड पुस्तक और लिखी डिसेंट ऑफ मैन, ये कब पुस्तक आई? 1871 में। इन्होंने बताया केवल वानर ही मनुष्य के समीप। इन्होंने क्या बताया? केवल वानर ही मनुष्य के समीप। इतनी बात यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? इसका टाइम पीरियड है सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक का पीरियड। अब देख लेते हैं इसकी खोज कब हुई? 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुई? 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने। अगर पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, तो आप लोग बता देंगे कि 1921 में चार्ल्स जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने की। इतनी बात यहां तक क्लियर। अगर यही बात करें कि चार्ल्स मेशोन ने खोजा था, इसका नामकरण किया था कब? 1826 में। कब? 1826 में। इतनी बात क्लियर। अब इसके जनक कौन है भाई? किसके? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक किसे माना जाता है? कनिंघम को। कब? 1861 में। इतनी बात क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, आगे करते हैं। सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? वृंदाना, हरियाणा का है, जो 7500 बीसी का है। 7500 बीसी का सबसे पुराना प्राचीन नगर की अगर बात करें तो वृंदाना हरियाणा का है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। समकालीन सभ्यता, इसके समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी? तो चीन की सभ्यता थी, मोसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो इराक की है। मोसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है? इराक की सभ्यता को ही मोसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, जो कि दजला और फरात नदी पर है। कौन सी नदी पे है भैया? दजला और फरात नदी पे। दजला और फरात नदी पर थी कौन सी? मोसोपोटामिया की सभ्यता। इतनी बात हम लोग क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका सबसे, अगर हम बात करें पूर्वी, कौन सा? पूर्वी। अगर हम पूर्वी की बात कर लें तो सबसे पूर्वी कौन सा था हमारा जगह? सबसे पूर्वी जगह थी हमारी कौन सी? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कि मेरठ में पड़ती है, किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। अगर पूर्वी की बात, पश्चिमी की बात करें, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। अगर हम वेस्ट की बात करें तो सुतकांगेडोर है, जो कि पाकिस्तान का है। किस नदी के किनारे है? दास्त नदी के किनारे। इसका विस्तार है, सिंधु घाटी सभ्यता का ये विस्तार है, उसके बारे में ये बताएं। अगर हम बात करें यहीं पे कि नॉर्थ में कौन सा पड़ता है, तो मांडा लद्दाख में पड़ता है, जो चिनाब नदी के किनारे। इतनी बात यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम दक्षिणी की बात करें तो दहमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी के किनारे। अगर दहमाबाद की हम और एक बात कर लें तो जनसंख्या घनत्व वाला स्थान, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक 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 जनसंख्या घनत्व किस में मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता किस नगर में? तो दहमाबाद महाराष्ट्र में मिलता है। इतनी बात क्लियर है। आगे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का एरिया था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर हम बात करें नगर व्यवस्था, दो टीलों में विभाजित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर व्यवस्था थी वो दो टीलों में विभाजित थी। कौन कौन से? एक तो पूर्वी टीला था। कौन सा भैया था? एक तो पूर्वी टीला था और दूसरा हमारा था पश्चिमी टीला। कौन सा था? पश्चिमी टीला। दो टीले थे, कौन से? पूर्वी और पश्चिमी टीले। अब अगर पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी टीले में कौन रहते थे, तो निम्न वर्ग के लोग रहते थे, जो कि मजदूर और किसान थे। अगर वहीं हम पश्चिमी टीले की बात करें तो उच्च वर्ग रहता था, राजा रहते थे, पुरोहित रहते थे। जैसे कि पूर्वी टीला ये हो गया, यहाँ पे पश्चिमी टीला हो गया।
अब अगर कोई भी यहाँ से आक्रमण करेगा तो सबसे पहले किस पे करेगा, पूर्वी टीले पर, उसके बाद पश्चिमी टीले। इतनी बात क्लियर यहाँ तक किसी को। लेकिन यहीं पे एक और बताया गया कि जो हमारा धौलावीरा था, कौन था, धौलावीरा, वो 3 टीलों में विभाजित था। कितने टीलों में, 3 टीलों में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि धौला ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था। कौन कौन से भागों में विभाजित था, पश्चिमी टीला, कौन कौन से में, पश्चिमी टीला, मध्य टीला, पूर्वी टीला। रचकों को, अब देखो, पश्चिमी टीला और मध्य टीला, पूर्वी टीला, ये रचकों को रखा गया था इसमें, ठीक है। पूर्वी टीले में किसमें, पूर्वी टीले में किसमें रखा गया था, और रचकों को रखा गया था। इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई है। अब यहीं पे अगर हम बात करें समाज की, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। यहाँ पे सत्ता किसके हाथों में रहती थी, यहाँ पे माता के हाथों में रहती थी। तो ये हमारा जो समाज था उस समय मात्र सत्तात्मक समाज था। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे हम लोग लिपि की बात करें तो इस समय की लिपि कैसी थी, इस समय की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफी जिसे कहते हैं। तो ये हमारी उस समय की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये लिपि लिखी जाती थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। कैसी लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब इसमें अगर हम बात करें, घर में ईंटों का प्रयोग जो होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में होता था। किसमें, इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में होता था, जो कि 4:2:1 में था। इसमें था 4:2:1 में था। इतनी बात यहाँ तक क्लियर होगी। काहे बेर बेर नहीं कर रही है, खाम खाम को ड्रामा करवाए रही, कछु नहीं करो। अब सब खराब कर दो, तुम्हें खुद सहूर नहीं है, जब हम कुछ कर रहे हो तो बेर बेर भाई में। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, भाव चित्रात्मक लिखी दाएं से बाएं के तरफ लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती, दाएं से बाएं। कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती। इतनी बात क्लियर। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। धर्म और पवित्रता। इस समय धर्म की क्या मान्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता में, धर्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो धार्मिक कार्य थे वो, पवित्र पशु इस समय किसे माना जाता है, कुबड़ वाले बैल को हम लोग क्या मानते थे, पवित्र पशु मानते थे। वृषभ और सींग युक्त पशु, इसे कुछ भी कह सकते, कुबड़ वाला बैल या फिर वृषभ या सींग युक्त पशु इस समय पवित्र पशु था। वहीं पे पूजा किसकी होती थी, तो पशुपति की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा होती थी, जिसे कहते थे उर्वरता की देवी, जिसे मातृ देवी की पूजा होती। अगर हम ज्यामिति की बात करें तो इस समय की आकृति क्या रही है, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति क्या थी, त्रिभुजाकार थी। कैसी थी, त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल विस्तार था त्रिभुजाकार। इतनी बात क्लियर। अर्थव्यवस्था की बात करें तो व्यवसाय यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे कृषि व्यवसाय था। क्या था भैया, कृषि। क्या था, कृषि यहाँ का व्यवसाय था। क्या था, कृषि व्यवसाय था। इतनी बात क्लियर है। अगर देखो कृषि भी है और व्यापार भी, अगर ऑप्शन दोनों दे तब हमें क्या करना है, जब ऑप्शन दोनों दे तब हमें व्यापार को टिक करना है। और अगर जैसे व्यवसाय में सिर्फ कृषि दिया है तो कृषि को हम लोग टिक करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में दे दिया तो व्यापार को टिक करेंगे। इतनी बात क्लियर। समाज के वर्ग, समाज कितने वर्ग थे, तो 4 वर्ग में बटा हुआ था समाज। कौन कौन से, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग और व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो 4 वर्गों में बटा हुआ था। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की बात करें, किसकी करें, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब स्थलों में हम बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा स्थल हमारा, हड़प्पा। कौन सा, हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे मिलता है, पाकिस्तान में। कहाँ पर, पाकिस्तान में। इसकी खोज कब की गई, 1921 में। ये किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। अब और खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साइनी उत्खनन मैकेंजी ने किया था। इतनी बात क्लियर। अब मोहनजोदड़ो की बात करें, एक नंबर पे हमारा कौन था, हड़प्पा हो गया। दूसरे नंबर पे कौन सा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, ये कहाँ पे मिला, पाकिस्तान की जगह है। 1922 में खोजा गया। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे।
आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने इसे खोजा था। किसने? राखल दास बनर्जी ने। किसने? राखल दास बनर्जी ने इसे खोजा था। वहीं अगर हम बात करें चंदूदड़ो की, तो चंदूदड़ो कहां से मिलता है? पाकिस्तान से। 1921 में खोजा गया। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। गोपाल एम मजूमदार। किसने? गोपाल एम मजूमदार। तो वहीं बात करें हम रोपड़ की, तो रोपड़ किस कहाँ का है? तो पंजाब का है। वहीं पे कालीबंगन है राजस्थान का, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और बनावली कहाँ का है? हरियाणा का है। और धौलावीरा जो हमारा है गुजरात का है। राखीगढ़ी अगर पूछ लिया जाए तो हरियाणा का। लोथल गुजरात का है। कोट दीजी हरियाणा का। इतनी बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, जो रोपड़ है पंजाब 1953 में खोज हुई। सतलज ने यज्ञदत्त शर्मा व वत्स ने खोजा था। बीबी वत्स ने, बीबी लाल ने भी खोजा था। कालीबंगा 1951 में खोजा गया। घक्कर नदी या हकरा नदी किनारे बालकृष्ण थापर और घोष ने खोजा था। वहीं आलमगीरपुर 1958 में हिंडन नदी किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। बनावली हरियाणा में। इसकी वर्ष कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखती, जितनी वर्षें लिखी हैं उतनी वर्षें आप लोग याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। बनावली सरस्वती नदी के किनारे विष्णु ने खोजा था। वहीं धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। जेपी जोशी ने खोजा था। राखीगढ़ी सरस्वती नदी व द्वादशी नदी के किनारे खोजा गया। इसे अमरेंद्र नाथ और सूरज भान ने खोजा था। और गुजरात लोथल जो कि कहाँ है? जो भुगवा नदी के किनारे है, रंगनाथ राव ने खोजा था। पोर्दुगीज किसके? सिंधु नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल है? सनौली है, हुलासा, मांडवी। ये उत्तर प्रदेश के स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। इतनी बात क्लियर। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हड़प्पा। हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला? ये मेन इंपॉर्टेंट काम है, क्या कि हड़प्पा से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त। तो हड़प्पा शहर से अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ से शहरी शहरी निवासी, यहाँ के लोग कैसे थे? शहरी निवासी थे। गृह निर्माण जानते थे, ग्रिड पद्धति के बारे में जानते थे। यहाँ से हमें जले हुए गेहूं व जौ के साक्ष्य मिले हड़प्पा से। मुद्रा बनाने सेल घड़ी का प्रयोग, मुद्रा बनाने में किसका? सेल घड़ी का प्रयोग। पश्चिमी टीले पर रक्षक दीवार मिली। शवों को दफनाने के साक्ष्य कहाँ? R37 कब्रिस्तान से मिले हैं। कछुए की हड्डी के साक्ष्य भी हड़प्पा से मिलते हैं। किसके? कछुए की हड्डी के साक्ष्य। तांबे की इक्का गाड़ी, ये तांबे की इक्का गाड़ी यहीं से हमें मिलती है। कहां से? हड़प्पा से। और क्या मिलता है हमें? तांबे की इक्का गाड़ी। और इसके अलावा कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। अगर पूछ लिया जाए, हड़प्पा वासी सबसे पहले कपास की खेती से परिचित थे। महिला के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र भी हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से मिलते। कुल 9 फसलों का ज्ञान। कितनी फसलों का ज्ञान था? कुल 9 फसलों का ज्ञान था हड़प्पा वासियों को। आगे देख लेते हैं मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक जनसंख्या निवास यहीं पे करती थी। कहां पे करती थी? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा का शब्द है ये, जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंध का बाग कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी थी, क्या थी? राजधानी थी मोहनजोदड़ो। यहाँ से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। सबसे बड़ा विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। जो 12 कक्षों का अन्नागार है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है अन्नागार, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और अगर पूछ लिया जाए कि 12 कक्षों का अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। यहीं पे देखे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। इसमें 9 सीढ़ियां थी। उत्तर दक्षिण की तरफ सीढ़ियां हुई थी। कैसी? उत्तर और दक्षिण की तरफ सीढ़ियां थी। कैसी? उत्तर और दक्षिण की तरफ सीढ़ियां थी। इतनी बात हम लोग समझ गए। यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ तक सारी बातें क्लियर। यहीं से नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से नटराज मूर्ति, पशुपति की मूर्ति और दाढ़ी वाले महादेव की भी मूर्ति कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। बने हुए कपड़े के साक्ष्य यहाँ से मिले। स्वास्तिक चिन्ह, जो सतिया का चिन्ह होता है, वो भी हमें यहीं से प्राप्त हुआ। स्वास्तिक चिन्ह भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, अगर कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ये किस विधि के द्वारा? तो लुप्त मोम विधि के द्वारा बनाया गया था इसे। प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले। कहां से? मोहनजोदड़ो। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं चंदूदड़ो।
यहाँ पे रक्षा चार दीवारी नहीं थी। ये ऐसा एक नगर है जहाँ पे रक्षा चार दीवारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर था। यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना मिला। कहाँ? चंद्रपूर से मनका बनाने का कारखाना। सौंदर्य साधक, लिपस्टिक, काजल, कंघा, हाथी का दांत का कंघा मिला यहाँ से। ठीक है, तो इतनी सौंदर्य वस्तुएं चंद्रपूर से मिली। बकरा काल गोल ईंटों की साक्ष्य यहीं से मिले। चार पहिए वाली गाड़ी के भी साक्ष्य मिले। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह, ये भी हमें कहा? चंद्रपूर से मिला। दवात दवात मिली यहीं से। शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले चंद्रपूर से। आगे लोथल की बात करते हैं। इसे लोथल को क्या कहते हैं? लघु मोहन जोदड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु मोहन जोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का मानचेस्टर किसे कहते हैं? लोथल को कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का मानचेस्टर, हैंडलूम शहर। ठीक है, मानव निर्मित बंदरगाह यही है। लोथल क्या है? मानव निर्मित बंदरगाह है और व्यापारिक नगर है। कौन सा? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर है। यहाँ से बाजरा, चावल, आटा पीसने की चक्की, चावल का छिलके के साक्ष्य मिले। लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। तीन युगल समाधियां मिली। सती प्रथा की यहीं से साक्ष्य मिले। कहां से? लोथल से। हाथी दांत पैमाना मिला। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले जो कि सुरकोटदा से भी मिले थे। कहां से? सुरकोटदा से भी मिले और लोथल से भी। शतरंज के खेल के साक्ष्य भी मिले। कहां से? हमें? लोथल से। आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कालीबंगा की। तो कालीबंगा से मिट्टी के पात्र मिले। क्या मिले? मिट्टी के पात्र मिले। ठीक है, दीनहीन बस्ती कहा गया। कालीबंगा को क्या कहा गया? दीनहीन बस्ती कहा गया। क्या? दीनहीन बस्ती। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले जिसमें चना और सरसों की फसल के बारे में साक्ष्य मिले। जली हुई पकी चूड़ियों की साक्ष्य मिले। लकड़ी के हल के साक्ष्य मिले। मिट्टी का अगर पूछ लिया है मिट्टी का हल कहाँ से मिला, तो बनावली हरियाणा से मिला। लकड़ी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये मिले कालीबंगन से। और अगर मिट्टी के हल की बात करी तो बनावली हरियाणा से। ऊंट की हड्डियों के यहीं से साक्ष्य मिले। सात हवन कुंड के साक्ष्य मिले। भूकंप के साक्ष्य मिले और अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिले। कहां से? में कालीबंगा से। इतनी बात क्लियर। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं धौलावीरा। जल निकासी का प्रबंधन सबसे अच्छा मिलता है धौलावीरा से। जल कुंड के साक्ष्य मिलते, सुनामी के साक्ष्य मिलते, स्टेडियम के साक्ष्य। और धौलावीरा एक ऐसा जगह था या स्थल था जो तीन भागों में, टीलों में बटा हुआ था। घर की ईंटों का रंग कहता था लाल रंग का प्रयोग करते थे। ताम्र पाषाण संस्कृतियां कौन है? बनास संस्कृति जो राजस्थान की है, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश की है, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, नबदा टोली स्थान की है, जारवी संस्कृति महाराष्ट्र इनाम गांव और सोन गांव की है। रोपड़ से क्या हमें मिलता है? सब प्लस कुत्ता। कुत्ता के साथ, सबके साथ कुत्ता दफनाने की प्रथा रोपड़ से मिलती। कहां से? रोपड़। पंजाब से क्या मिलता है? सब उसके साथ में कुत्ता को जलाने की प्रथा मिलती है। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब देख लेते एक नजर में क्या सिंधु घाटी सभ्यता, जो इतना पढ़ा है इसका निचोड़ क्या निकलता है सिंधु घाटी सभ्यता तक। आगे देखिए, इसमें जान लेते हैं हम। इतिहास का वर्गीकरण तीन भागों में। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास के जनक की बात करें तो इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं जिन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी। इसे तीन भागों में वर्गीकृत: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में आग के आविष्कार हुआ। मध्य पाषाण काल में पशुपालन और नव पाषाण काल में कृषि और पहिए का आविष्कार हुआ। यहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा जो स्थल था वो रावी नदी किनारे दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है जो कि आर डी बनर्जी ने 1922 में खोजा। लोथल भोगवा नदी के रंगनाथ राव ने। इतनी बात। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला। लोथल से हमें कृत्रिम बंदरगाह मिला। कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। धौलावीर से जल उन्नत निकासी प्रणाली के साक्ष्य। इतनी बात क्लियर होगी। आई होप आप, आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसलिए इस क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।